हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है? तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और अभी फिलहाल हम जेई मेन के लिए ही बात कर रहे हैं। और मेन मोटिव ये है कि है तो बहुत बड़ा टॉपिक, बट क्या पार्ट ऐसा है जेई मेन में जो रेगुलर काफी ज्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट, बट लास्ट मोमेंट पे किस पार्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हम लोग करेंगे डिटेल में। तो अगर हम नोटिस करें तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या क्या कवर होता है। एक तो टर्म्स अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स में जो यूज होते हैं, लाइक सिस्टम सराउंडिंग, अलग अलग प्रॉपर्टीज। दूसरा फिर हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ। अलग अलग प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, हीट कैपेसिटीज कैलकुलेट करते हैं, वर्क की कैलकुलेशन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा पार्ट तो हम रखते हैं थर्मोडायनेमिक्स वन में, क्योंकि ओवरऑल बड़ा टॉपिक है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना ज्यादा बेटर है। और सेकेंड पार्ट जो है उसमें बेसिकली सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी की कैलकुलेशन और गिब्स फंक्शन वाला ये सारा पार्ट होता है। और गिब्स फंक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ भी हम यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो टॉपिक की चैप्टर की ओवरऑल समरी है। नाउ अब जो कंक्लूजन है, जो नोटिस किया गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर थर्मोडायनेमिक्स वन की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स वन में फर्स्ट लॉ पे आते हैं। दूसरा वर्क की कैलकुलेशन। और तीसरा डेल्टा यू, डेल्टा एच एंड इनका जो रिलेशन है उस पर। ये मैक्सिमम क्वेश्चन इस पार्ट से ही आते हैं। जैसे अगर हम बात करें वन बाय वन, तो फर्स्ट लॉ तो हमें पता है कि दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिखते हैं कि अगर सिस्टम क्यू हीट एब्सॉर्ब कर रहा है एंड वर्क डन ऑन दिस सिस्टम है डब्ल्यू, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज है डेल्टा यू, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। दिस इज फर्स्ट लॉ। यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो क्यू जो डिफाइन किया जाता है दैट इज हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। डब्ल्यू जो है दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। और डेल्टा यू जो है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू जो है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें कई बार क्यू की वैल्यू दी जाती है, डब्ल्यू दिया जाता है, डेल्टा यू निकालना होता है, या दो पैरामीटर गिवन होते हैं और तीसरा पैरामीटर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस पार्ट पे कई बार नोटिस किया गया है कि क्वेश्चन रेगुलर आते रहते हैं। इसी तरह वर्क पर अगर हम बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है। यहाँ जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ, कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में एक आउटलाइन बन जाए, आइडिया लग जाए और रिवीजन भी हो जाए रफली, जो रिक्वायर्ड पार्ट है जेई मेन के उसके लिए। तो वर्क में हमको पता है कि वर्क जो रिवर्सिबल वर्क है वो तो बेसिकली माइनस पी डीवी इस तरीके से डिफाइंड। और जो इरिवर्सिबल वर्क है वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इस तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डिफाइंड है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, आपको एक खास लैंग्वेज देखने को मिलेगी जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे, कि वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इस तरह की एक खास लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। तो यहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोसेस के बारे में कि वो रिवर्सिबल है या कुछ अदर स्टेटमेंट दिया हो। अभी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसका वर्क डन का रिजल्ट अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग आता है। जैसे आइसोथर्मल में अगर आइडियल गैस है तो ये वर्क डन हम ऐसे लिख सकते हैं
माइनस nRT ln V2 बाई V1 या माइनस nRT ln P1 बाई P2 या nRT की जगह P1 V1 या P2 V2 भी लिख सकते हो, तो लाइक माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1। इस तरीके से रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क निकाला जा सकता है। सिमिलरली अगर देखें आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक के केस में जो वर्क है दिस इज माइनस पी डेल्टा वी। इस तरीके से वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है, माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में पी इंटरनल एक्सटर्नल सेम ही होता है, डायरेक्ट वर्क की वैल्यू आ जाती है माइनस पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक वर्क कितना आता है, 0। और एक प्रोसेस के लिए और भी वर्क 0 आता है, कौन सा है, याद है? हाँ, अगर मान लो पी एक्सटर्नल 0 हो तो भी वर्क 0 आता है, और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो अगर हम फ्री एक्सपेंशन कराएं तो उस केस में भी वर्क डन हमें 0 देखने को मिलता है। और चौथा है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में वर्क थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल रहती है, वैसे वर्क तो हम माइनस पीडीवी से ही निकालते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि Q 0 होता है तो W की वैल्यू हम डेल्टा U के बराबर लिख सकते हैं। सारी कैलकुलेशन आइडियल के लिए ही कर रहे हैं, और डेल्टा U आइडियल का जो होता है वो NCV डेल्टा T है। तो वर्क हम W इक्वल टू NCV डेल्टा T से निकाल सकते हैं, या इसी फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। इससे भी एडियाबैटिक वर्क हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, इसमें कई बार क्या पैरामीटर कुछ मिसिंग होते हैं, इनिशियल पैरामीटर या फाइनल पैरामीटर मिसिंग होता है, तो रिवर्सिबल है अगर प्रोसेस, तो रिवर्सिबल के केस में हमारी जो इक्वेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की आइडियल गैस के लिए, लाइक पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, या पी टू द पावर 1 माइनस गामा, टी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इक्वेशन का, राइट? मतलब ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो जो अननोन पैरामीटर हमको रिक्वायर्ड है ये फार्मूला लगाने के लिए, उस अननोन पैरामीटर को इन इक्वेशंस की मदद से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और फिर वर्क का फार्मूला लगा के वर्क निकाल सकते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और यहीं पे अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाए, तो इरिवर्सिबल के केस में भाई W इक्वल टू डेल्टा U तो है, और W को लिख सकते हो माइनस इरिवर्सिबल का माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो यहाँ से वर्क की कैलकुलेशन, मतलब यहाँ से वन नोन पैरामीटर इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम निकाल लेंगे, जैसे डेल्टा U लिख पाएंगे NCV डेल्टा T। तो इसको अप्लाई करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये इक्वेशन अप्लाई करो तो जो भी पैरामीटर अननोन है उसको कैलकुलेट करो और वर्क की इक्वेशन से वर्क निकालो। तो इस तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस का भी वर्क निकाल सकते हैं। नौ एक और आता है प्रोसेस, जनरल अगर बात करें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आइडियल गैस के लिए अगर देखें तो कोई प्रोसेस अगर पीवी टू द पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इस इक्वेशन को फॉलो करता है आइडियल गैस के लिए, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक। और एक्स जो है इसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एक्स जो है दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है ना? तो
ये भी अगर देखो तो थोड़ी थोड़ी एडियाबैटिक रिवर्सिबल से मिलती जुलती इक्वेशन है, एक्स की जगह बस गामा होता है। एक्स यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकता है फॉर आइडियल गैस। और इसके लिए अगर हम देखें वर्क, तो सिमिलरली रिजल्ट हमें दिखेगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन x माइनस 1। इस इक्वेशन से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क की। ठीक है ना भाई, x की वैल्यू अगर मान लो 0 है, तो यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसको दिखाएगा? P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोबैरिक। x इक्वल टू 1 पे यही आइडियल गैस के लिए दिखाएगा PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब आइसोथर्मल। x इक्वल टू गामा पे यही दिखाएगा एडियाबैटिक। और x इक्वल टू टेंडिंग टू इंफिनिटी पे बात करें तो यही दिखाएगा किसको? आइसोकोरिक। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी उसके हिसाब से अलग अलग प्रोसेस को दिखाएगा, या कोई अदर वैल्यू भी x की हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और कई बार पूछ दी जाती है, हीट कैपेसिटी। तो भाई हीट कैपेसिटी सी तो इस तरीके से डिफाइंड है कि हीट सप्लाइड और चेंज इन टेम्परेचर, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। कि 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट। और इसी को अगर 1 मोल के लिए डिनोट कर दो तो इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसी को अगर पर यूनिट मास के लिए डिनोट कर दो तो इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो हीट कैपेसिटी इस तरीके से डिफाइंड है। और जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आइडियल गैस के लिए, उसके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स आती है। ये फार्मूला भी काफी यूज आ जाता है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इस पे। तो इस तरीके से हम हीट कैपेसिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस की। ये जनरल है। तो फर्स्ट पार्ट में ये तो है ही। और डेल्टा यू और डेल्टा एच और इनका रिलेशन, इस पर भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो शॉर्ट में मैं इसको भी समराइज कर लेता हूँ। देखो भाई, डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, हम अगर केवल आइडियल के लिए बात करें तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू है NCV डेल्टा टी। डेल्टा एच की वैल्यू है NCP डेल्टा टी। डेल्टा यू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को भी डिनोट करता है, और डेल्टा एच हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को भी डिनोट करता है। तो इस तरीके से डेल्टा यू डेल्टा एच निकाल सकते हो। एच और यू इस तरीके से रिलेटेड है कि एच इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। इस रिलेशन को यूज करते हुए हम डेल्टा एच डेल्टा यू निकाल सकते हैं। कोई एक गिवन हो तो दूसरा कैलकुलेट कर पाओगे। इस इक्वेशन के वैसे तो कई सारे मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन एक दो काफी ज्यादा यूज में आते हैं, उनकी बात करता हूं मैं। जैसे एक तो केमिकल रिएक्शन के केस में जब पूछा जाए तो हम ऐसे रिलेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। रिएक्शन में इन्वॉल्व गैसेस को आइडियल एज्यूम करते हुए ही बात की जा रही है। तो ये काफी ज्यादा तुम्हारे यूज में आएगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरा, फेस ट्रांजिशन, ये भी काफी पूछा जाता है। और फेस ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो भाई, जैसे लिक्विड से गैस का ट्रांजिशन है, या सॉलिड से गैस का ट्रांजिशन है, तो इन दोनों केसेस में तो 1 मोल के लिए रिलेशन अपना इस तरीके से आता है, याद होगा तुम्हें, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस RT। 1 मोल लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या 1 मोल सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये काफी यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन इस पे बनते ही बनते हैं।
और अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए वैसे तो डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन सॉलिड लिक्विड के वॉल्यूम में डिफरेंसेस बहुत ही निग्लिजिबल होते हैं, तो ऐसे केसेस में ऑप्शन देख के आप डेल्टा एच डेल्टा यू को अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट जो है उनमें ये सारी चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ध्यान देना फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है उस पे बनते हैं, ठीक है ना। फिर ये डेल्टा एस डेल्टा यू का जो रिलेशन है या कैलकुलेशन है इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वर्क किसी भी प्रोसेस का कैलकुलेट कराया जा सकता है, तो ध्यान रखिए आप कि कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे अलग अलग इक्वेशंस के थ्रू। तो ये सारा पार्ट मैंने समराइज किया थर्मोडायनेमिक्स 1 का। अब जरा थर्मोडायनेमिक्स 2 में जिस पार्ट पर क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार समराइज कर लिया जाए। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स 2 में थर्मोडायनेमिक्स 2 में अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स 2 में बेसिकली एंट्रोपी, गिब्स फंक्शन और ये सारी चीजें हैं जिससे हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी वगैरह फिक्स करते हैं। तो एंट्रोपी, एक तो सबसे पहले सेकेंड लॉ में जो कार्नोट साइकिल है उसकी इफिशियंसी से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इफिशियंसी हमें पता है कि 1 प्लस क्यू सी बाई क्यू एच है। क्यू सी हीट रिजेक्टेड और क्यू एच हीट एब्जॉर्ब। इसी को कार्नोट साइकिल के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग 1 माइनस टी टू बाई टी वन के बराबर ले आते हैं, या 1 माइनस टी सी बाई टी एच के बराबर ले आते हैं, ठीक है ना। तो इस रिलेशन पे हम काम कर सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा अगर बात करें तो एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है। तो एंट्रोपी डिसऑर्डर या रैंडमनेस का एक मैथमेटिकल मेजर है। एंट्रोपी चेंज इस तरीके से डिफाइंड है क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और अलग अलग प्रोसेस के लिए अगर कैलकुलेट करें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए आपको फार्मूला याद होगा, डेल्टा सिस्टम क्या लिखते हैं, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है ना। इसी फार्मूले को अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें बस एडियाबैटिक का ध्यान रखना। एडियाबैटिक में बेसिकली अगर प्रोसेस है रिवर्सिबल तो डेल्टा एस की वैल्यू 0, और अगर प्रोसेस है इरिवर्सिबल तो डेल्टा एस हम इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो एडियाबैटिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की एंट्रोपी चेंज जो सिस्टम की है वो अलग अलग वैल्यू आती है, जबकि हमें पता है कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है कि स्टेट फंक्शन होता है। अलग अलग आने का रीजन ये है कि इनिशियल पॉइंट अगर सेम भी लेंगे तो फाइनल पॉइंट सेम नहीं आते, इसलिए एंट्रोपी चेंज की वैल्यू भी अलग अलग आती है। ठीक है ना। तो आइडियल गैस के लिए इस तरह से एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में तो एंट्रोपी चेंज 0 आ रहा है आइडियल गैस का, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कुछ भी आएगा वो हम फार्मूले से निकाल लेंगे। आइडियल के लिए फार्मूला वैलिड है जो ऊपर लिखा हुआ है। नाउ एक टर्म और है काफी इंपॉर्टेंट, फेज ट्रांजिशन। इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं काफी। देखो फेज ट्रांजिशन में भी अगर रिवर्सिबल है तो उस केस में समस्या है नहीं, डेल्टा एस को सीधा क्यू बाई टी करके हम निकाल सकते हैं, या कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस कराए जाते हैं तो क्यू मतलब डेल्टा एच,
डेल्टा एच बाई टी करके भी निकाल सकते हैं अगर रिवर्सिबल है। और अगर इरिवर्सिबल है तो हम डायरेक्ट डेल्टा एस को ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? क्योंकि ये फार्मूला क्यू बाई टी जो है डेल्टा एस के बराबर, ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। तो हम एक अल्टरनेट पाथ से बना के कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि अगर H2O लिक्विड है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो H2O लिक्विड को हम H2O गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं और 1 एटीएम पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो H2O लिक्विड जो है हमारा है सपोज -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और H2O गैस जो है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो हम पहला काम करेंगे कि H2O लिक्विड को -3 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाएंगे। डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। और फिर इसको हम H2O लिक्विड बनाएंगे टेम्परेचर बढ़ा के, और 100 डिग्री तक पहुंचा देंगे टेम्परेचर। 100 डिग्री पर हम इसे कन्वर्ट करेंगे H2O गैस में, और इसको फाइनली हम कन्वर्ट करेंगे इसमें। ठीक है भाई? तो ये अल्टरनेट पाथ बना के इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। इस चीज को एक बार आप रिवाइज कर लेना ढंग से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये यूज होती है थर्ड लॉ में भी इस तरह की कैलकुलेशन। तो ये फेज ट्रांजिशन वाला पार्ट ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा गिब्स फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो, गिब्स फंक्शन डिफाइन तो ऐसे है एच माइनस टी एस, है ना? अब हम जब कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे कैलकुलेशन करते हैं तो गिब्स फंक्शन का चेंज जो है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये माइनस टी डेल्टा एस टोटल के बराबर होता है। और यहीं से हमें ये आइडिया देता है स्पॉन्टेनिटी का। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जीरो है तो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एच वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, और माइनस टी डेल्टा एस वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट। इन दोनों की मदद से डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्या होगा, दोनों के साइन से जज करते हैं। भाई दोनों का साइन नेगेटिव है तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई, ये भी नेगेटिव तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर अगर लो होगा तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव पार्ट छोटा हो जाएगा। ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो उस केस में टेम्परेचर हाई होगा तो नेगेटिव पार्ट मोर नेगेटिव दिखेगा, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है? और ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नेगेटिव तो भी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस पर क्वेश्चन काफी बनते हैं, अभी मैं शो भी करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अलावा जनरल कैलकुलेशन अगर करें तो हमारे पास गिब्स फंक्शन का चेंज ऐसे लिख सकते हैं, वी डी पी माइनस एस डी टी। ये कब है? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जहां डब्ल्यू नॉन पीवी जीरो हो। तो ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जहां डब्ल्यू नॉन पीवी जीरो हो, वहां ये इक्वेशन वैलिड है। तो इस पर भी आपका क्वेश्चन कई बार बन जाता है। जैसे अगर हम लिखें कि कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे फर्स्ट पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख पाते हैं, डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। ठीक है ना? कई बार आ जाता है इस तरीके से प्रेजेंटेशन, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम
सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डेल जी बाई डेल डेल पी, ये वैल्यू आ जाएगी बी के बराबर। तो ये प्रेजेंटेशन आप ध्यान रखना है इसका। और दूसरा, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन में कई बार कैलकुलेशन करा दी जाती है। जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम बात करें तो डीजी की वैल्यू वीडीपी हो जाएगी। और आइडियल गैस के लिए उस कंडीशन में यही चीज हमें पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन के बराबर होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में काफी आती हैं। और एक पॉइंट जो आता है केवल अभी वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो जो आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही इक्वेशंस यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। एक पार्ट और है कि डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन। तो भी ध्यान रखना कि भाई डेल्टा जी किसी रिएक्शन के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू रिएक्शन कोशेंट है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, और डेल्टा जी नॉर्मल कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी तो जीरो होता है प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। तो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो माइनस आर टी एल एन के बराबर होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्यू की वैल्यू के बराबर है और डेल्टा जी है जीरो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसी डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन से। तो कई बार एल एन के वर्सेस वन बाई टी का ग्राफ देके भी हमसे चीजें पूछ दी जाती हैं। ठीक है ना, ये ग्राफ तुम्हें बना होगा और ग्राफ का स्लोप वगैरह निकला के डेल्टा जी एच की वैल्यू पूछी जा सकती। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब इस पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स कवर करता है, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की हैं ये केवल बिल्कुल सेलेक्टेड डिस्कशन हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाने का चांस है। तो इसको एक बार आप समराइज कर लेना, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप आपका थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री लेंगे, उस पर बात करेंगे डिटेल में इसी तरीके से। राइट, ओके बच्चों, बाय। तो जैसे एक आइडिया ले लेते हैं, ये जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स में किस पार्ट से क्वेश्चंस आए वन बाय वन एक जस्ट आइडिया ले रहे हैं, यहाँ हम सॉल्व नहीं करने वाले, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि कहाँ पे फोकस करना है और जो बताया है वो कितना करेक्ट है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आर्गन गैस एक गिवन कंडीशन में है और फाइनल टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा गया है जब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट गैस को सप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो अब बेसिकली ये अगर सिंपल देखें तो हीट ट्रांसफर वाला केस है कि हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही, तो उस पर, तो इस पे हम लिख सकते हैं हीट इंटरनल एनर्जी, उस वाले पार्ट से क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे आप देखो स्क्रीन पे, आइस वाटर है कंटेनर में और प्रेशर सिस्टम का डबल करते हैं तो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो पूछा है बेसिकली कि क्या होगा एग्जैक्टली exactly? तो इसको आप इक्विलिब्रियम से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स में आप जो फेज डायग्राम पढ़ते हो वाटर का, फेज डायग्राम से भी आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि फेज डायग्राम पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे आपको कौन सा फेज स्टेबल है उसके बारे में आइडिया देता है। तो अगर 1 एटीएम 273 वाली कंडीशन है मान लो, ठीक है, और उस पर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है,
तो यहाँ सीधे दिख रहा है कि अगर टेम्परेचर फिक्स रखें और प्रेशर डबल कर दें तो किस स्टेज में पहुंच जाएगा ये? लिक्विड वाली, राइट? तो इस तरीके से इसको फेज डायग्राम से चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये सिंपल डेल्टा यू की कैलकुलेशन पर है, इंटरनल एनर्जी वाली। ये अलग अलग प्रोसेस ग्राफ पे दिख रहे हैं, वहां से इंटरनल एनर्जी चेंज हमें चेक करना है और देख लेना है। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज का फार्मूला एनसीवी डेल्टा टी होता है। तो इस फार्मूले की मदद से चेक करते चले जाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट एक आइडिया। ये क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे अगला जो दिख रहा है, आप सिंपल देखो तो क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू पर ही तो है कि किस तरीके से हीट चेंज हो रहा है, वर्क हो रहा है और इंटरनल एनर्जी चेंज। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखो तो -5 डिग्री पे आइस है, इसको 110 डिग्री पे ले जाना है, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्ट करना है और एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो ये फेज ट्रांजिशन वाला केस है। और कौन सा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन वाला केस है, जो अल्टरनेट पाथ बना के एक आइडिया दिया था आपको। थर्ड लॉ में पूरी कैलकुलेशन चलती है इस पे कि जिसमें हम 0 केल्विन से वेपर तक का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो ये बेसिकली फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी की कैलकुलेशन पर है और यहाँ पे हमें डेल्टा एच गिवन है, तो बस डेल्टा जी निकालना है। ये अगला क्वेश्चन देखोगे आप तो ये सिंपल जो हम इस फार्मूले से स्पॉन्टेनिटी जज कर रहे थे दोनों टर्म के साइन से, उस पर ये क्वेश्चन है, राइट? ये अगला क्वेश्चन जो जनवरी अटेम्प्ट में आया है, इस क्वेश्चन पर आप देखो तो सेम इसी फार्मूले पर है, दोनों के साइन की मदद से प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का आइडिया हमें लगाना है। तो ये मैंने रफ आइडिया दिया है और एक क्वेश्चन और है अभी। ये जैसे क्वेश्चन हम लोग बात करें तो सिंपल जो टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक तो वो वाली इक्वेशन डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, जिस पर बात की थी, और दूसरी जैसे डेल्टा एच तो डी एच एन सी पी डी टी होता है, या इसको डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एन इंटू सी पी लिख सकते हैं। 1 मोल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, सी पी। या इसी तरह डी यू इंटरनल एनर्जी चेंज एन सी वी डी टी होता है, तो डेल यू बाई डेल टी को कांस्टेंट वॉल्यूम पे एन इंटू सी वी लिख पाएंगे, 1 मोल के लिए सी वी हो जाएगी। तो ये उसी सारी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो अगर नोटिस करोगे तो ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे, है ना? और बाकी वर्क की कैलकुलेशन और इन सब चीजों पे जितने भी पार्ट पे फोकस किया है, सारे पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। तो ये सब आप प्रॉपरली रिवाइज करके जा सकते हो, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं इन पे। ठीक है बच्चों, ओके।